नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। वक्त हो चला है राजधर्म का। राजधर्म में आज सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जहां बरईपुर में नाबालिग से रेप और मर्डर के मामले में सियासी बवाल मचा हुआ है। टीएमसी और बीजेपी आमने सामने आ गई। शुवेंदु सरकार बरईपुर के दरिंदों का हिसाब कर रही है। ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, तो वहीं ममता बनर्जी शुवेंदु को घेर रही हैं। आपको बरईपुर रेप मर्डर कांड पर मचे सियासी घमासान के बारे में डिटेल में बताऊंगी। उससे पहले इस कांड से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आप जान लीजिए। बरईपुर रेप मर्डर केस में बंगाल पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नॉर्थ 24 परगना के बशीरहाट से खबीर मोहल्ला को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस ने आज एक आरोपी को मार गिराया है। आरोपी प्रभास मंडल आज पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। प्रभास मंडल का एनकाउंटर उस वक्त हुआ जब पुलिस उसे क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए घटनास्थल पर लेकर गई थी। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर प्रभास मंडल का एनकाउंटर हुआ है वो जगह उसी जगह पर उसे लेकर जाया जा रहा था जहां पर सीन रिक्रिएट करना था, जहां से बच्ची की डेड बॉडी रिकवर हुई थी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए रात 12:45 पर बरईपुर थाने से प्रभास मंडल को लेकर सूर्यपुर पहुंची। ये जो पूरा इलाका है काफी सुनसान और कीचड़ से भरा हुआ है। बंगाल पुलिस रात के अंधेरे में हाई पावर टॉर्च के जरिए क्राइम सीन रिक्रिएट करने ही वाली थी कि आरोपी प्रभास मंडल ने पुलिस वाले का हथियार छीन लिया और एक राउंड वहां पर फायरिंग कर उसने भागने की कोशिश की, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की। गोली लगने से प्रभास मंडल घायल हो गया। पुलिस उसे अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बरईपुर के सूर्यपुर इलाका ये वही इलाका है जब कल देर रात 1:45 बजे इसी जगह पर प्रभास मंडल को लाया गया, जिन्हें सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था 12 साल के नाबालिग बेटी के साथ रेप और हत्या के मामले पे। इसी जगह पर रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा था पुलिस द्वारा, और उसी वक्त जैसे कि पुलिस सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रहा है कि रोनी सरकार जो कि एसआईटी के एक सदस्य है, उनका पिस्टल छीनकर प्रभास मंडल भागने की कोशिश किया, और सिर्फ भागने की कोशिश ही नहीं, पुलिस के ऊपर गोलीबारी करने की भी कोशिश किया। और उसी दौरान जैसे कि देखा गया, अर्घ मंडल जो कि एसआईटी के दूसरे सदस्य है, उन्होंने प्रभास मंडल के ऊपर गोली दागी, और गोली दागने के बाद इसी जगह में वो लहूलुहार हो गए और इसी जगह से गंभीर रूप से घायल हालत में उन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया। हम लोग इस वक्त उसी जगह पे है, इस जगह को थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे। इसी जगह से अमूमन 100 मीटर दूरी पर उसी बच्ची का बॉडी रिकवर किया गया था रविवार को, और वो जगह थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। ये इस जगह से अमूमन 100 मीटर दूरी पर वो जगह है जिस जगह पे रविवार को बच्ची का डेड बॉडी इसी जगह से सुबह 5 बजे रिकवर किया गया था। तो इसी पूरी मामले पर रिकंस्ट्रक्शन के लिए कल रात के 1:45 बजे एसआईटी के जो टीम है वो टीम इसी जगह पे पहुंचे, और पहुंचते हुए प्रभास मंडल के साथ जब रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा था पूरी घटना का, उसी दौरान आरोप है कि वो पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और मजबूरन पुलिस को उसके ऊपर गोली दागनी पड़ी, और अस्पताल में पहुंचने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। तो जिस दरिंदे का एनकाउंटर हुआ, जो दरिंदा प्रभास मंडल एनकाउंटर में मारा गया है, वो 4 जुलाई को पीड़िता के साथ देखा गया था। सीसीटीवी फुटेज में प्रभास मंडल 4 जुलाई की शाम 4:44 पर बच्ची के साथ सीसीटीवी में कैद हुआ। इसके बाद वो अगले दिन यानी कि 5 जुलाई को उस तालाब के पास दिखा जहां से बच्ची की डेड बॉडी रिकवर की गई। इस दौरान लोगों ने प्रभास मंडल की पिटाई भी की और फिर बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आज यानी कि 8 जुलाई को उसका एनकाउंटर हो गया। अब जरा आपको इस पूरी घटना की जो टाइमलाइन है वो डिटेल से बताते हैं कि घटना में कब कब क्या क्या हुआ है। दरअसल 4 जुलाई की शाम 4:30 बजे 12 साल की मासूम बच्ची अपने घर से निकली थी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी के लिए। शाम का 4:30 बजे का वो वक्त था जब बच्ची अपने फ्रेंड के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए अपने घर से बाहर निकलती है। इसके बाद थोड़ी देर बाद लगभग 14 मिनट के बाद शाम 4:44 पर आरोपी के साथ बच्ची नजर आती है। सीसीटीवी कैमरे में ये जो तस्वीरें हैं वो कैद होती है, और इसके बाद जब रात को 8 बजे तक बच्ची घर वापस नहीं आती है, परिजन उसकी तलाश करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बच्ची का कहीं भी सुराग नहीं मिलता है। इसके बाद क्या होता है वो जान लीजिए। सुबह 4 बजे आरोपी के घर लोग पहुंचने लगते हैं, क्योंकि थोड़ा यहां से डाउट होना शुरू होता है। सुबह 9 बजे 5 जुलाई के दिन क्या हुआ,
तालाब में लड़की की लाश मिलती है। सुबह 11 बजे मॉब लिंचिंग में इंद्रजीत की मौत हो जाती है। एक युवक की भीड़ ने पीट कर जान ले ली और उसके बाद जो प्रभास मंडल है उसकी गिरफ्तारी होती है, उसकी भी जमकर पिटाई की गई। अब तक इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। ममता बनर्जी कैंडल मार्च निकाल रही थी, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शुवेंदु सरकार मुझे घर में कैद कराना चाह रही है क्योंकि मैं बरईपुर बच्ची के घर वालों से मिलने जाना चाह रही हूं, लेकिन मेरे घर के बाहर फोर्स की तैनाती कर दी गई है। ये ममता बनर्जी के आरोप थे। पीड़ित परिवार वाले से सीएम शुवेंदु अधिकारी भी मिलने पहुंचे। डीजीपी को सीएम का आदेश 3 दिन में जांच पूरी करना है। तो 7 जुलाई को क्या क्या हुआ वो मैं आपको बता रही हूं। डीजीपी को सीएम का आदेश मिला कि 3 दिन के भीतर जो पूरी रिपोर्ट है वो सबमिट करिए और इस जांच को पूरी करिए। अब क्या हुआ, आरोपी प्रभास मंडल का एनकाउंटर हो गया 8 जुलाई, यानी कि आज का वो दिन है जब आधी रात को पुलिस प्रभास मंडल को लेकर गई थी सीन रिक्रिएशन के लिए। जहां पर प्रभास ने बताया था बच्ची की बॉडी जहां पर रिकवर हुई थी उस जगह पर लेकर जाया गया प्रभास मंडल को, लेकिन उसने क्या किया, पुलिस से हथियार छीना और भागने की कोशिश की और उसी बीच पुलिस ने आत्मरक्षा में उसका एनकाउंटर किया। 4 जुलाई को सीसीटीवी में बच्ची के साथ जो प्रभास मंडल है आरोपी वो नजर आया था। और अब देखिए कैसे फैसला ऑन द स्पॉट हुआ। जो आरोपी मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में माना जा रहा था उसका एनकाउंटर हुआ क्योंकि उसने क्या किया, पुलिस से हथियार छीना और भागने की कोशिश करने लगा। बारुईपुर पुलिस जिले के सूर्यपुर इलाका ये वही तालाब है जहां से रविवार सुबह करीब 5 बजे नाबालिग 12 साल उम्र की बच्ची का बॉडी रिकवर किया गया। और इस गुस्से में इस इलाके के लोगों ने इंद्रजीत ताती मंडल नाम के एक शख्स को पीट कर हत्या कर दी और उसके बाद कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी इस घटना में हो चुकी है, जिसमें से प्रभास मंडल जिनको मंगलवार देर रात 1:15 बजे इसी घटना के रिकंस्ट्रक्शन के लिए इस जगह से अमूमन 50 से 100 मीटर दूरी पर रिकंस्ट्रक्शन करवाया जा रहा था, उसी दौरान प्रभास मंडल एसआईटी के जो सदस्य हैं उनके पिस्टल लेके भागने की कोशिश किया। उन्हें रोकने की पुलिस कोशिश की है लेकिन वो पुलिस पर ही गोली दागने की कोशिश किया। उसके बाद मजबूरन पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी और गोली चलाने के बाद जैसे कि जानकारी हासिल हो पा रहा है कि वो लहूलुहान हालत में यहाँ पर गिर गए और उसके बाद उन्हें यहाँ से सीधा बारुईपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। यानी कि ये जो पूरी घटना हुई, इस घटना में रिकंस्ट्रक्शन के दौरान ये पूरी हादसा हुई जब पुलिस के पिस्तौल लेके भागने के समय पुलिस को मजबूरन गोली चलानी पड़ी और गोली चलाने के वजह से प्रभास मंडल जिन्हें सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था इस पूरी घटना में, उनकी मौत हो चुकी है। और इसके अलावा कुल 3 लोग और हैं जिन्हें पूछताछ फिलहाल पुलिस की तरफ से किया जा रहा है कि इस घटने के पीछे क्या वही है और इसके अलावा और कोई इस साजिश के पीछे और भी कोई लोग हैं, इसके बारे में लगातार पुलिस की तरफ से पूछताछ किया जा रहा है। तो नाबालिग से रेप और मर्डर के मामले में जो ऑटोप्सी की रिपोर्ट थी वो भी आ गई। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया वो सुनिए। रिपोर्ट में यह कहा गया कि पीड़िता के फेफड़े में गंदा पानी मिल गया क्योंकि उसे तालाब में फेंका गया था, यानी कि पानी में फेंके जाने तक वो जिंदा थी क्योंकि फेफड़ों में पानी तभी भरता है जब मौत डूबने से हुई हो। ऑटोप्सी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि नाबालिग के प्राइवेट पार्ट्स पर चोट के कई निशान मिले, सिर पर भी गहरे घाव मिले हैं जो किसी भारी चीज से मारे जाने या किसी सख्त जगह पर चोट लगने की वजह से हो सकते हैं। ऑटोप्सी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि चोट से बहुत खून बह गया था। डॉक्टर्स के मुताबिक मौत की वजह बहुत ज्यादा खून बहना और डूबने से दम घुटना हो सकती है। अब बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने 7 जुलाई को पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री ने डीजीपी को 72 घंटे के भीतर यानी 3 दिनों में जांच पूरी करने के आदेश दिए। साथ ये भी चेतावनी दी थी कि शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस की ओर से अगर 1% की भी लापरवाही हुई तो फिर जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन होगा। मॉब लिंचिंग में मारे गए इंद्रजीत तांती को भी शुवेंदु अधिकारी ने निर्दोष बताया और कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोषियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। যত পুলিশের গাড়ি ভেঙেছেন, রেল লাইন উপড়েছেন, প্রায় অ্যাপ্রক্স 200 আইডেন্টিফাইড হয়েছে, প্রত্যেককে অ্যারেস্ট করা হবে। ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট হচ্ছে 4 জনের মধ্যে 3 জন ধরা পড়েছে, আরেকজনকে ধরতে হবে, ওটা আমরা করছি।
রিগার্ডিং কম্পেনসেশন, রিগার্ডিং অ্যাসিস্ট্যান্স আমরা দুটো পরিবারের উপরে ছেড়ে দিয়েছিলাম। ওরা কিছু কথা আমাকে বলেছে, আমি ডিজিপিকে 72 ঘন্টা টাইম দিয়েছি। তিনি আমাকে, আমি যা ফাইন্ডিংস পেয়েছি, ওনার যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রসিডিওর রয়েছে, প্রসিডিওর অনুযায়ী একটা রিपोर्ट देवें। और हमारे साथ और अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी ओंकार सरकार इस वक्त जहां पर एनकाउंटर हुआ है वहां से जुड़ चुके हैं। ओंकार, जरा पूरी टाइमलाइन बताइएगा, कितने बजे आरोपी को लेकर सीन रिक्रिएशन के लिए लेकर जाया गया, कब एनकाउंटर हुआ, और ये बंगाल का न्यू नॉर्मल, वहां के लोग इसे क्या कह रहे हैं? जी देखिए, ये बंगाल का न्यू नॉर्मल कहा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जैसे कि देखा गया था, लगातार महिलाओं के ऊपर जब अत्याचार होते थे, उनके आरोपियों को जो दोषी है उनको छिपाया जाता था। ऐसे ही आरोप बंगाल के तमाम लोग लगाते थे। लेकिन आज जब देखा गया कि ये बच्ची के साथ जब इतना घिनौने हरकत हुआ और उसके बाद जो आरोपी है उनको इनकाउंटर में मार दिया गया, तो कहीं ना कहीं बंगाल के लोग भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। क्योंकि एकदम मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जो कहा था कि सुबह पकड़ेंगे और शाम को खर्च कर देंगे, तो वैसे ही न्यू नॉर्मल अब बंगाल में देखा जा रहा है। अगर ये टाइमलाइन की बात किया जाए तो कल रात के करीब 1:15 बजे उसी स्पॉट पर लाया गया वो आरोपी को, कि प्रभास मंडल को, कि ये घटना पूरी रिकंस्ट्रक्शन किया जाए। ये जो जगह है, ये जगह काफी खाली सा जगह है, कीचड़ों से भरा हुआ एक जगह है, पानी कहीं कहीं भरा हुआ है इस जगह पे। तो ये काफी एक कठिनाईपूर्ण जगह है, जहां पर ये पहुंचने समय भी काफी मशक्कत करना पड़ता है। तो उस जगह पर पावरफुल टॉर्च के जरिए उस जगह पर लेकर जाया गया, जिस जगह पर बच्ची की रविवार सुबह 5 बजे बॉडी रिकवरी की गई थी। तो उस जगह से अमूमन 50 से 100 मीटर दूरी पर जब रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, उसी दौरान प्रभास मंडल जो कि मुख्य आरोपी में से एक है, वो एसआईटी के एक सदस्य के जो गन थे, जो पिस्तौल थे, वो पिस्तौल छीन कर भागने की कोशिश किया। पुलिस की तरफ से जो कहा जा रहा है कि उन्हें रोकने की कोशिश भी किया गया, हालांकि वो पुलिस के ऊपर उस पिस्तौल के जरिए गोली चलाने की हमला करने की कोशिश भी किया। और उसी दौरान अर्घ मंडल जो कि एसआईटी के एक सदस्य है, उन्होंने गोली चलाई और गोली चलाने के बाद उसी जगह पर गंभीर रूप से घायल हो गए प्रभास मंडल और उन्हें अस्पताल ले जाने के बाद मृत घोषित कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं ये जो एनकाउंटर पूरी हुई है, इस एनकाउंटर के लिए जैसे कि देखा जा रहा है कि बंगाल के लोग काफी खुश है, क्योंकि ये जो बच्ची के साथ इतनी बेरहमी से ये घटना घटी है, और इस तरीके की एक पिक्चर बंगाल के भीतर कम से कम सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी था, ताकि कानून का खौफ तो लोगों के भीतर हो। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बरईपुर रेप मर्डर केस पर बंगाल में सियासी घमासान छिड़ा है। ममता बनर्जी की पार्टी लगातार शुभेंदु सरकार पर हमलावर है। प्रभास मंडल के एनकाउंटर पर टीएमसी अब सवाल उठाने लगी है। रेप मर्डर केस के खिलाफ ममता बनर्जी प्रोटेस्ट कर रही हैं। 6 जुलाई को ममता बनर्जी ने कैंडल मार्च निकाला था और आज फिर वो बालीगंज फारी से हाजरा तक मार्च निकालने वाली हैं। तो वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने प्रभास मंडल के एनकाउंटर को जंगल राज बता दिया और कहा कि बंगाली अब नए बंगाल का स्वागत करें, जो यूपी 2.0 बन गया है। टीएमसी ने शुभेंदु सरकार पर सवाल उठाया, एनकाउंटर को जंगल राज बताया, तो बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने मोर्चा संभाला और कहा कि बंगाल में अब भय नहीं, भरोसा कायम हुआ है। सुनिए उनकी बातें। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को पहले पश्चिम बंगाल की महिला के सामने वादा किया था, जब भय आउट वर्षा इन, ये प्रधानमंत्री जी का मैसेज था। हमारा संकल्प पत्र में, हमारा मैनिफेस्टो में जो कुछ कहना था हम लोग कर दिया। अभी पश्चिम बंगाल में जो सरकार चल रही है, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री है और उसका साथ साथ वो स्वराष्ट्र मंत्री भी है। तो आज सरकार को जो कदम उठाना चाहिए था वो कदम उठाया। किसी भी अपराधी को, किसी भी रेपिस्ट को बख्शा नहीं जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राम मंदिर में दान चोरी की। रामधन में गबन के बाद मंदिर ट्रस्ट में बड़े एक्शन का टाइम है। चढ़ावा चोरी के 3 आरोपी इस समय पुलिस लाइन में मौजूद है, जहां उनसे पूछताछ हो रही है। उधर चंपत राय के लेटर के बाद मंदिर ट्रस्ट में हड़कंप मचा हुआ है। एक के बाद एक ट्रस्ट के मेंबर चंपत राय से मिलने पहुंचने लगे।
सवाल यह है कि क्या चंपत राय कोई बड़ा धमाका करने वाले हैं? क्या चंपत राय दान चोरी में किसी बड़े शख्स का नाम ले सकते हैं? चंपत राय ने एसआईटी को लिखे लेटर में अनिल मिश्रा पर ठीकरा फोड़ा। चंपत राय ने अनिल मिश्रा को लेकर एसआईटी को क्या बताया, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए। चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार टिन्नू यादव की नई और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। टिन्नू यादव की ये नई तस्वीरें मंदिर परिसर की हैं, जिसमें कई राज खुल रहे हैं। ये तस्वीर ये बता रही है कि टिन्नू यादव की मंदिर के हर बड़े कार्यक्रम में मौजूदगी रहा करती थी। मंदिर के निर्माण कार्य से लेकर वीआईपी आयोजनों तक उसकी सक्रिय भूमिका थी। जिस राम मंदिर परिसर में बड़े बड़े लोगों को आसानी से एंट्री नहीं मिलती, वहां टिन्नू यादव का बिना किसी रोक टोक के आना जाना था। ये तस्वीरें, ये वीडियोस बताने के लिए काफी हैं। टिन्नू यादव की तस्वीरें, वीडियोस ये साफ गवाही दे रहे हैं कि वो महज चंपत राय का ड्राइवर ही नहीं था, बल्कि उसका रसूख, खद और जलवा मंदिर में किसी बड़े ओहदे के अधिकारी या ट्रस्ट में अहम शख्स की तरह था। आखिर सवाल ये उठता है कि एक मामूली सा ड्राइवर मंदिर निर्माण से लेकर मंदिर के बड़े बड़े कार्यक्रम में क्यों बढ़ चढ़ कर नजर आता था? उसे आखिर इतनी छूट किसने दी? टिन्नू यादव को लेकर एसआईटी की रिपोर्ट में जो भी खुलासा हुआ है, एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट में यह बताया गया कि टिन्नू यादव के पास दान पेटियों की चाबी रहती थी, जबकि उसके पास चाबी रखने का ऐसा कोई अधिकार नहीं था। वो बिना किसी अथॉरिटी के दान पेटियों की चाबी अपने पास रखता था। टिन्नू ने सिफारिश करके अपने भतीजे मनीष यादव को भी राम मंदिर में काम पर लगवा दिया, जो इस वक्त चोरी के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में भी है। मनीष यादव को उसने काउंटिंग के काम में भी सेट करा दिया, जहां उसने चढ़ावे की पैसे की जमकर चोरी की। मंदिर में बेरोक टोक कहीं भी आ जा सकता था। टिन्नू यादव अब तस्वीरों में खुद इन बातों की गवाही दे रही हैं। जो तस्वीरें टिन्नू यादव के सामने आई हैं कि उसका रसूख मंदिर के भीतर किस कदर था। अभय पराशर के साथ जुड़ते हैं, सीधा अयोध्या से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, तमाम ये तस्वीरें, वीडियोस ये बताने के लिए काफी है कि टिन्नू यादव कितना रसूखदार व्यक्ति था। जो मंदिर में अधिकारी थे, जो सरकारी कर्मचारी थे, शायद उनके पास भी इतना पावर नहीं था जितना पावर टिन्नू यादव के पास था। देखिए, बिल्कुल प्रिया, ये जो वीडियोस है ये दिखाने के लिए काफी है कि एक ड्राइवर पहले ड्राइवर के तौर पर काम करता था, फिर इसके ऑटोज चलने लग गए, उसके बाद ये चंपत राय का ड्राइवर बना। चंपत राय के ड्राइवर बनने के बाद ये राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर सेवादार बना, और सेवादार बनने के बाद इसका रसूख देख लीजिए, कोई बड़ा पद इसके पास नहीं था। तो आखिरकार जितने भी, जब निर्माण कार्य हो रहा था श्री राम जन्मभूमि के अंदर, उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट जगह है वहां पर ये मौजूद है। वहां पर गर्भगृह से लेके हर जगह ये लोगों को लाइन में लगवाता है। जो लोग अपना चंदा दे रहे हैं उनसे चंदा लेता है, अपनी तस्वीरें खिंचवाता है। तो इसी से पता लगता है कि इतनी पावर जो है वो दी गई थी। चंपत राय लगातार ये कह रहे हैं कि अनिल मिश्रा और बैंक का एक एमओयू था, उनकी लापरवाही है। मेरी जानकारी में सारी बातें नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 500 साल का इंतजार, इतना बड़ा आंदोलन, राम मंदिर में आपने एक ड्राइवर को इतना बड़ा पद कैसे दे दिया कि वो अपनी मर्जी से नौकरी पर लोगों को रख रहा है, अपने भतीजे को रख रहा है, भतीजा अगले महीने से चोरी कर रहा है, सीसीटीवी में कैद हो रहा है, और हुंडी की चाबियां, साथ ही जितने दान पात्र थे उनकी चाबियां किस हैसियत से टिन्नू यादव के पास दे दी गई। ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब चंपत राय को देना चाहिए। हालांकि उनका ये कहना है कि वो जवाब देंगे जब एसआईटी की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन ये जो तस्वीरें एक्सक्लूसिव इंडिया टीवी के पास मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं, इससे पता लगता है कि टिन्नू यादव का कद चंपत राय ने कितना बड़ा किया हुआ था। बिल्कुल अभय, सवाल यही बना हुआ है कि एक हाउसकीपिंग स्टाफ काउंटिंग के काम में लगा हुआ है। टिन्नू यादव जो पहले कभी ड्राइवर हुआ करता था, अचानक से उसका रसूख कितना कैसे बढ़ गया, किसका संरक्षण था, चंपत राय के ड्राइवर के पास आखिर इतनी शक्तियां कैसे आई, ये तमाम बातें आगे हम करेंगे, आप बने रहिएगा। चढ़ावा चोरी की जांच अब फुल स्पीड में बढ़ रही है। राम मंदिर के नाम पर फर्जी रसीद का खुलासा हुआ। आरोपी दान देने वालों को कई बार फर्जी रसीद भी थमा देते थे। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर राम मंदिर के नाम पर बनाई गई फर्जी चंदे की रसीद बुक भी बरामद कर ली है। सोर्सेस के मुताबिक पुलिस जांच में आरोपियों ने इस बात को कबूल किया है कि आरोपी न केवल चढ़ावा चोरी करते थे, बल्कि कई बार रसीद काटकर चढ़ावा देने वालों से पैसे भी ऐंठते थे। जब कोई मंदिर में दान देने की इच्छा जताता तो ये लोग रिसीविंग के तौर पर ये रसीद दे देते थे ताकि किसी को शक न हो। पुलिस अब इन रसीदों को भी वेरीफाई कर रही है।
वहीं अब सवाल यह है कि टिन्नू यादव को इतनी शह आखिर किसने दी? दान पेटी की चाबियां अनिल मिश्रा के पास से टिन्नू तक कैसे पहुंची? अब इस मामले में अनिल मिश्रा पर भी शिकंजा कसने लगा है। बड़ी खबर यह है कि अयोध्या पुलिस अनिल मिश्रा से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। इससे पहले एसआईटी भी 2 राउंड अनिल मिश्रा से 6-6 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है और अब अयोध्या पुलिस भी इसी हफ्ते अनिल मिश्रा का बयान दर्ज करेगी। पहले विटनेस के तौर पर अनिल मिश्रा का जो बयान है वो दर्ज होगा। बयान दर्ज करने के बाद जो लापरवाही या कमी के एविडेंस मिलेंगे उसके हिसाब से उन पर एक्शन हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में खास तौर पर अनिल मिश्रा ने कहां कमियां की हैं, खामियां की हैं, उसका जिक्र किया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस रिमांड पर 3 आरोपियों से इस वक्त पूछताछ की जा रही है। पुलिस लाइन में तीनों आरोपियों को रखा गया है जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस रिमांड पर लेकर इस वक्त तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। चढ़ावा चोरी से जुड़े सामान की बरामदगी की कोशिश की जा रही है क्योंकि बताया जा रहा है कि अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जिनकी रिकवरी नहीं हो पाई है। आज पुलिस ने अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को रिमांड पर लिया है। तीनों से पुलिस लाइन में पूछताछ हो रही है। तीनों आरोपियों से चढ़ावा चोरी से जुड़े सामान की बरामदगी कराने की कोशिश हो रही है। उसने बैंक में जमा रकम को लेकर भी उनसे पूछताछ हो रही है। आरोपियों ने चढ़ावा चोरी से क्या क्या खरीदा, कहां प्रॉपर्टीज ली, उसे लेकर भी पूछताछ हो रही है। पुलिस के निशाने पर अनुकल्प मिश्रा की हाल ही में खरीदी गई प्रॉपर्टीज भी हैं। पुलिस अनुकल्प को उसके नए घर और गाड़ी को लेकर भी पूछताछ कर रही है। जरूरत पड़ने पर इन जगहों की तलाशी भी ली जाएगी। इससे पहले पुलिस ने जेल में 5 आरोपियों से पूछताछ की थी। इस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और इसीलिए अब तीनों को पुलिस जेल से बाहर निकालकर अपनी रिमांड में पूछताछ कर रही है। चंदा चोरी केस के 3 आरोपी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और साथ ही करुणेश पांडे को पुलिस ने 24 घंटे के लिए पुलिस कस्टडी में लिया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इस वक्त हम अयोध्या पुलिस लाइंस में मौजूद हैं। पुलिस लाइंस के अंदर इन तीनों आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। असल में जो एसआईटी की रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी उसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ था कि मनीष यादव जो कि टिन्नू यादव का भतीजा है, साथ ही अविनाश शुक्ला जिसको पुलिस कस्टडी में ले चुकी है, ये दोनों जब चोरी किया करते थे तो पैसे को छिपाने में इन लोगों की, ये तीनों जो अनुकल्प है, इसके साथ ही लवकुश और करुणेश पांडे जो है, ये अविनाश शुक्ला और साथ ही मनीष यादव की मदद किया करते थे। इनको हिरासत में इसीलिए लिया गया है क्योंकि ये पता लगा है कि अनुकल्प ने कई जगह पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ था। उसने एक नया मकान कौशलपुरी के अंदर बनाया था। अपने गांव के अंदर जो एहतियात नगर है वहां पर भी उसने एक बड़ा पंडाल लगाया था, कथावाचक को बुलाया था, अपने घर को रेनोवेट कराया था। साथ ही जानकारी ये मिल रही है कि अनुकल्प ने 2025 में चंदा चोरी के पैसों से एक डिजायर गाड़ी खरीदी थी। साथ ही गिरफ्तार होने से पहले एक स्कॉर्पियो गाड़ी बुक की थी, लेकिन उससे पहले उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं अनुकल्प का जो जीजा है लवकुश से भी पूछताछ की जा रही है क्योंकि लवकुश ने अपनी पत्नी सुप्रिया के नाम पर अयोध्या के अंदर 1000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी और उसके बाद उसमें 3 मंजिला मकान वो तैयार करवा रहा था। ये सभी लोग सीसीटीवी कैमरे में चोरी करते हुए, चंदा चोरी करते हुए नजर आए हैं। इसीलिए एक एक करके इन सबकी कस्टडी ली जा रही है। जो पुलिस लाइंस है, यहां पर पूछताछ करने के बाद इनके जो ठिकाने हैं, जहां जहां पर इन्होंने अपनी संपत्ति बनाई है, जहां पर इनकी गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं, इनको वहां पर ले जाकर भी पूछताछ की जा सकती है। सूत्रों का यह भी कहना है कि इसी हफ्ते इस पूरे केस में जिनके नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है लापरवाही के मामले में, डॉक्टर अनिल मिश्रा, जिन्होंने एसबीआई बैंक के साथ एक एमओयू साइन किया था और बड़ी लापरवाही उनकी देखरेख में हुई। जल्द ही अनिल मिश्रा के बयान भी पुलिस दर्ज कर सकती है। और चलिए एक बार फिर से अभय का रुख करते हैं। अभय, इन तीनों आरोपियों की जो सैलरी थी महज 20 से 25 हजार रुपए, लेकिन करोड़ों की प्रॉपर्टी, बड़े बड़े घर, लग्जरी गाड़ियां और इसके अलावा लाखों रुपए बैंक में। पुलिस की पूछताछ में अब तक क्या क्या बातें सामने आई हैं, कितनी रिकवरी हो गई है और कौन कौन से वो मुख्य बिंदु हैं जिनको लेकर आज पूछताछ होगी?
देखिए बिल्कुल प्रिया, पूछताछ लगातार चल रही है और जैसा कि आपने बताया 15 से 20 हजार रुपए की सैलरी इन सभी 8 आरोपियों की थी। लेकिन कोई जमीन खरीद रहा है, कोई उस पर मकान बनवा रहा है, कोई स्कॉर्पियो गाड़ी बुक कर रहा है, किसी के पास से 20 लाख रुपए इंडियन करेंसी यूएस डॉलर बरामद हो रहे हैं, एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी जा रही है जिसमें पैसों का ट्रांसफर होता था। तो इनके पास ये पैसा कहां से आया? रिकवरी इनके पास से हुई, ट्रस्ट ने इनके पास से रिकवरी करके दी। अब फिलहाल पुलिस इनके न केवल बैंक अकाउंट्स खंगाल रही है क्योंकि उसमें भी काफी ज्यादा संदिग्ध ट्रांजैक्शन देखी जा रही हैं। एसबीआई बैंक के कुछ लोग और साथ ही अनिल मिश्रा का जो बयान है वो इसी हफ्ते दर्ज हो सकता है, ये हमारे अयोध्या पुलिस के सूत्रों का कहना है। और एक अपडेट मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं प्रिया, ये पूरा इलाका 14 परिक्रमा मार्ग है और यहां पर ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहीं पर अविनाश को लेकर भी पुलिस की टीम पहुंची थी जब अविनाश पुलिस कस्टडी में था। क्योंकि जानकारी ये मिली थी कि जब लगभग 1 साल के आसपास से जब इन लोगों की भर्तियां हुई, चोरी यहां पर हो रही थी, तो अविनाश शुक्ला और बाकी के जितने आरोपी हैं उन्होंने इस स्पॉट को एक मीटिंग पॉइंट बनाया हुआ था जिसे 14 परिक्रमा मार्ग कहा जाता है। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग ये अयोध्या के अंदर राम मंदिर के रास्ते में पड़ता है और ये क्योंकि इलाका अगर आप देखेंगे तो दूर दूर तक बहुत सुनसान ये इलाका है और यही वजह थी कि अविनाश को लेकर यहां पर पुलिस की टीम आई क्योंकि यह पता लगा कि जो भी शिफ्ट में काम करते थे, शिफ्ट के बाद यहां पर जो चुराए हुए कैश और ज्वेलरी होती थी, अविनाश ने इस जगह को ढूंढा था और उसके बाद सभी आरोपी यहां पर शिफ्ट के हिसाब से मिलते थे, पैसे का बंटवारा करते थे और चले जाते थे। प्रिया, आपसे थोड़ी देर बाद हमारे सूत्रों का कहना है कि तीनों आरोपी जिसमें अनुकल्प है, लवकुश है, साथ ही करुणेश पांडे है, इन तीनों से पूछताछ 24 घंटे होनी है। इनको लेकर इसी स्पॉट पर पुलिस बहुत जल्द पहुंचने वाली है ताकि पूछताछ की जा सके कि कहां कहां पर इन लोगों ने पैसे ठीक है भाई, आप नजर बनाकर रखिएगा, हम आपसे फिर पूछेंगे जब भी आपके पास अपडेट हो दीजिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। इधर पुलिस आरोपियों से सच उगलवा रही है तो उधर चंपत राय के लेटर बम से मंदिर ट्रस्ट में हड़कंप मचा हुआ है। एक के बाद एक ट्रस्ट के सदस्य चंपत राय से मुलाकात कर रहे हैं। आज मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने भी चंपत राय से मुलाकात की। अयोध्या से तीर्थ क्षेत्र भवन में स्वामी गोविंद देव गिरी और चंपत राय के बीच करीब 2 घंटे तक ये मुलाकात चली है। तीर्थ क्षेत्र भवन में गोपाल राव की भी मौजूदगी रही, लेकिन स्वामी गोविंद देव गिरी और चंपत राय की मीटिंग में वो शामिल नहीं हुए। दोनों ने अकेले में 2 घंटे तक करीब बातचीत की। इससे पहले कल कृष्ण मोहन और बजरंग लाल बागड़ा भी चंपत राय से मिलने के लिए तीर्थ क्षेत्र भवन पहुंचे थे। दरअसल पिछले 24 घंटे में चंपत राय की 2 चिट्ठियां सामने आ चुकी हैं। पहली चिट्ठी में उन्होंने राम भक्तों के नाम एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि वो अभी मौन हैं, लेकिन एसआईटी की जब फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद वो बोलेंगे, एक एक आरोपों का वो जवाब देंगे जो उन पर लगे हैं। वहीं दूसरी चिट्ठी उन्होंने एसआईटी को भेजी। चंपत राय ने एसआईटी को लिखित बयान में कई बड़े खुलासे किए। चंपत राय ने चढ़ावा चोरी के दौरान हुई लापरवाही का सारा ठीकरा एक तरह से अनिल मिश्रा और एसबीआई पर फोड़ दिया है। चंपत राय की इन दोनों चिट्ठियों के बाद हड़कंप मच गया। राम मंदिर ट्रस्ट के एक एक सदस्य उनसे इस वक्त मिलने के लिए पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर पहले गोपाल राव स्वामी गोविंद देव गिरी से मिलने वैदेही भवन पहुंचे थे। गोपाल राव ने आज चंपत राय से भी मुलाकात की। गोविंद देव गिरी से मिलने के बाद गोपाल राव ने यह दावा किया कि मंदिर से किसी को नहीं हटाया गया। सहज मिलना था, मिलने के लिए आया था बस। आज तो मंदिर से बाहर किया गया, क्या कहेंगे इसके लिए? नहीं, किसी को बाहर नहीं किया है। नहीं, गलत है, गलत संदेश है। अरे गलत संदेश। और उधर ट्रस्ट से इस्तीफा देने के बाद चंपत राय अग्रेसिव हो गए। एसआईटी को भेजी गई चिट्ठी में चंपत राय ने चढ़ावा चोरी का ठीकरा सीधे सीधे अनिल मिश्रा और स्टेट बैंक के कर्मचारियों पर फोड़ दिया है। चंपत राय ने कहा कि चढ़ावे की गिनती के एसओपी तय करने के लिए 5 फरवरी 2025 को स्टेट बैंक के साथ जो करार हुआ था उसकी जानकारी उन्हें नहीं दी गई। इसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। चंपत राय ने कहा कि 2020 से ट्रस्ट ने जितने भी एग्रीमेंट्स किए, जितने भी एमओयूज हुए थे, उन सब पर उन्होंने साइन किए, लेकिन इस एग्रीमेंट की उनको किसी तरीके की भनक तक नहीं लगी। इस पर अनिल मिश्रा और स्टेट बैंक के अयोध्या में चीफ मैनेजर गोविंद मिश्रा के साइन हैं। चंपत राय ने कहा कि इस एग्रीमेंट की जानकारी उनको इस साल 13 जून को हुई। चंपत राय ने कहा कि चढ़ावे की गिनती की व्यवस्था में छेड़छाड़ के लिए पूरी तरह से स्टेट बैंक जिम्मेदार है। स्टेट बैंक ने ही हाउसकीपिंग स्टाफ को गिनती के काम में लगा लिया।
चंपत राय ने एसआईटी को लिखा कि इतने सेंसिटिव काम के लिए हाउसकीपिंग के स्टाफ को लगाना सरासर गलत था और ये गलती स्टेट बैंक ने की। स्टेट बैंक ने ही गिनती करने वालों की कड़ाई से फिक्सिंग नहीं का काम बंद करा दिया। स्टेट बैंक ने बिना जेब वाले कपड़े पहनने के जो नियम हैं उन्हें फॉलो नहीं कराया। बैंक ने गिनती करने वालों को जो ड्रेस दी उसमें जेबें थीं। चंपत राय ने आरोप लगाया कि स्टेट बैंक के साथ जो एमओयू सितंबर 2024 में किया गया था उसमें चढ़ावे की गिनती के लिए सख्त प्रोटोकॉल बनाया गया था, लेकिन बैंक ने ही मेज पर नोट रखने की व्यवस्था बनाई। कुर्सी पर बैठकर चढ़ावा गिनने की परमिशन भी स्टेट बैंक ने ही दी, जिससे चोरी करने वालों को अपना काम करने में आसानी हुई। चंपत राय ने एसआईटी को भेजे अपने बयान में यह भी कहा कि 2024 के एमओयू में चढ़ावे की गिनती की निगरानी की कड़ी व्यवस्था बनाई गई थी। काउंटिंग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लोहे की सलाखों वाला सिक्योरिटी गेट लगवाया गया था। अगर स्टेट बैंक सिक्योरिटी के बाकी प्रोटोकॉल को भी फॉलो करता तो चढ़ावे की चोरी ही नहीं होती। यानी कि चंपत राय ने सीधा सीधा जो ये पूरा ठीकरा है वो स्टेट बैंक और अनिल मिश्रा पर फोड़ दिया। चंपत राय ने राम भक्तों के नाम भी एक लेटर लिखा है। राम भक्तों के नाम लिखे लेटर में चंपत राय ने साफ साफ कहा कि उनके ऊपर अनेकों अनर्गल आरोप लगाए गए। चंपत राय ने कहा कि उन्होंने फिलहाल मौन धारण कर लिया है, लेकिन एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद वो सभी सवालों का जवाब देंगे। चंपत राय ने यह भी कहा कि जल्द ही जो सभी सच है वो सबके वो सामने खुद रखेंगे जब एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी। तो चंपत राय ने 2 लेटर लिखे, एक राम भक्तों के नाम लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि जो मुझ पर अनर्गल आरोप लगाए गए हैं मैं उनका भी जवाब दूंगा, लेकिन इंतजार कर रहा हूं एक बार एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट दे दे, उसके बाद जो मुझ पर आरोप लगे हैं वो मैं खुद आकर सामने रखूंगा। और दूसरी चिट्ठी उन्होंने एसआईटी को लिखी है जिसमें उन्होंने कई बड़े खुलासे किए और ये बताया कि जो 2025 में स्टेट बैंक के साथ करार हुआ उसमें उनका साइन नहीं था, उसके बारे में चंपत राय को कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि अनिल मिश्रा और एसबीआई के बीच एक करार हुआ था जिसकी भनक उन्हें 16 जून को लगी। और अब बात करेंगे जुलाई में जल विस्फोट की। पहाड़ से लेकर मैदान तक हर तरफ कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद खौफनाक लैंडस्लाइड हो रही है, सड़कें टूट रही हैं और संपर्क ठप हो चुका है। तो दूसरी तरफ पहाड़ों से आ रहे इस सैलाब ने मैदानी इलाकों को भी पानी पानी कर दिया। नदियां उफान पर हैं, बस्तियां डूब चुकी हैं और लाखों लोग बेघर होने की कगार पर हैं। प्रशासन हाई अलर्ट पर है और सेना एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी है। केरलम के वायनाड में आए लैंडस्लाइड में अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 10 के करीब लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल अभी भी जारी है। चलिए सबसे पहले आपको हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से आई तस्वीरें दिखाती हूं, जहां पर किस तरीके से कुल्लू में बादल फटा। कुल्लू की गड़सा घाटी में बादल फटने से भारी तबाही हो गई। गड़सा घाटी के शिलागढ़ और मनिहार में बादल फटने से गड़सा नाले में अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ में 10 छोटे पुल बह गए। बाढ़ आने की भनक लगते ही लोगों ने तुरंत एक दूसरे को खबर दी। नाले के पास में रहने वाले लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर निकलना पड़ा। देखिए पानी देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा आ गया है और ये है हमारी पुली जो कि अभी जाने वाली है यहाँ से और पुली गायब हो चुकी है। देखिए पुली गायब देखिए और कुछ लो में पानी बढ़ चुका है और देखिए ये सूखा है, यहाँ से भी आ चुका है पानी। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने के बाद भीषण बाढ़ और मलबे ने भारी तबाही मचाई। ऊपरी इलाके में पहाड़ों से आए पत्थरों और मलबे से कई घर, दुकानें, वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि डोडा किश्तवाड़ हाईवे को एहतियातन बंद कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक 10 से 15 मकान और दुकानें प्रभावित हुई हैं और 3 से 4 किलोमीटर तक मलबा फैल गया। पिछले 48 घंटों में डोडा में तीसरी बार ये बाढ़ आई है। राहत की बात यह रही कि फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। तो बारिश से मैदानी इलाकों का हाल भी बेहाल हो गया। हरियाणा के गुरुग्राम में मॉनसून बारिश के बाद जल जमाव और भीषण ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। गुरुग्राम के सिविल लाइन इलाके में एक गाड़ी फंस गई। सीवर की पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई हुई थी। बारिश के पानी की वजह से मिट्टी बैठ गई और वहां से गुजर रही कार गड्ढे में फंस गई। गुरुग्राम के NH 48 पर 2 घंटे तक जाम लग गया।
NH-48 पर नरसिंहपुर के पास बड़ा गड्ढा हो गया, जिसमें कई गाड़ियां फंस गईं। VVIP रोड पर भी पानी भर गया। इधर हालात बिगड़ते देख गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम का ऐलान किया गया है। जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मूसलाधार बारिश के चलते गुरुग्राम में इस वक्त हालात बेकाबू हो गए। सड़कें दरिया बन गई और गड्ढे जगह जगह हो गए, जिसके चलते कहीं कार फंस जा रही है तो कहीं स्कूल बस फंस गई। हालांकि गनीमत रही कि इन हादसों में कोई हताहत नहीं हुआ। इस वक्त हम गुरुग्राम के सिविल लाइन इलाके में मौजूद हैं। ये सिविल लाइन वो इलाका है जहां पर गुरुग्राम के तमाम बड़े अधिकारी और हरियाणा सरकार के मंत्री भी रहते हैं। लेकिन स्थिति आप देखिए कि एक बारिश ने जो है गुरुग्राम में क्या स्थिति बना दी है। आप देखें कि ये गाड़ी जो है वो इस वक्त गड्ढे में फंसी हुई है। दरअसल यहाँ पर जो है पाइपलाइन डालने का जो है काम चल रहा था, खुदाई हुई थी, लेकिन उसमें पाइपलाइन का काम डलने के बाद जो है उसमें मिट्टी पूरे अच्छे से नहीं भरी, जिसके चलते जो जब बारिश हुई तो बारिश की वजह से जो मिट्टी थी वो बैठ गई और अब लोगों को ऐसे जो है लगातार परेशान होना पड़ रहा है। इनसे बात भी करें। बाबूजी, आप क्या यहीं रहते हैं, गुरुग्राम में रहते हैं? तो आपको मालूम नहीं था यहाँ पे काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है? नहीं, ये खुला पड़ा था। ये धारी तो मैंने देखा कि निकल रही है गाड़ी। हाँ। निकल जाएगी, लेकिन अब ये फंस गई है। फंस गई तो फंस गई, क्या करें भाई, तो निकलवा सकता है तो निकलवाइए। वीडियो बिल्कुल देखिए कि यहाँ पर लोग जो हैं लगातार इसी तरह से परेशान हो रहे हैं। इससे पहले भी जो है दिल्ली से सटे जो गुरुग्राम के सिविल लाइन इलाका है उसमें इसी तरह की कमोबेश स्थिति है। आप तस्वीरें देखें, यहाँ पर तमाम जो सड़कें हैं वो इसी तरह से जलमग्न हो जाती हैं। मंगलवार को जो शाम में बारिश हुई और उसके बाद अब बुधवार में दोपहर में जो हल्की बारिश हुई, उसके बाद से जो है स्थिति लगातार ऐसी की ऐसी बनी हुई है। हालांकि निगम से लेकर तमाम जो विभाग हैं वो बड़े बड़े दावे करते हैं कि मानसून के बाद जो है स्थिति बेहतर रहेगी, मानसून में बेहतर रहेगी, लेकिन जो दावे हैं उनकी पोल जो है मानसून की एक दो बारिश ही खोल कर रख देती है। तो गुरुग्राम के सबसे हाई प्रोफाइल सिविल लाइंस इलाके में बारिश के बाद पानी भर गया। मुख्य सड़क का एक हिस्सा धंस गया। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर भारी गुस्सा है कि VVIP इलाका होने के बावजूद ठेकेदार और नगर निगम MCG ने गड्ढों को ठीक से नहीं भरा और न ही जल निकासी की पुख्ता व्यवस्था की। हरियाणा सरकार के मंत्री राव नरबीर सिंह, गुरुग्राम के DC, गुरुग्राम नगर निगम के कमिश्नर, गुरुग्राम पुलिस के कमिश्नर, ये तमाम वो बड़े अधिकारी हैं जो गुरुग्राम में सिविल लाइन इलाके में रहते हैं और जहां मैं खड़ा हूं वहां से महज इनके घरों की दूरी चंद कदमों की है। लेकिन अगर उस इलाके में आप स्थिति देख लेंगे तो गुरुग्राम में आप अंदाजा लगा लेंगे कि क्या स्थिति है मानसून की। तो आप तस्वीरें देखें, ये दरअसल यहाँ पर सिविल लाइन में जो है पाइपलाइन डालने का काम हुआ है, सीवर की पाइपलाइन बिछाई गई है, लेकिन काम पूरा हो गया और अब जो है उसको जहां से सड़क खोदी गई थी उस मिट्टी को जो है सही से नहीं डाला गया, जिसकी वजह से पूरे इस इलाके में जल भराव हुआ है। और कल यानी मंगलवार को जब रात को बारिश हुई, शाम में बारिश हुई, तो ये मिट्टी जब बैठ गई थी तो इसमें जो है कई गाड़ियां धंस भी गई थी, फंस भी गई थी और बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियों को इन गड्ढों से निकाला। फिलहाल आप तस्वीरें देखें कि क्योंकि काम था तो इस वजह से जो है ट्रैफिक की मूवमेंट भी जो है कम है और लगातार यहाँ पर पानी का भराव भी हो रहा है, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। हर साल हम तस्वीरें देखते हैं गुरुग्राम की कि जब भी गुरुग्राम में बारिश होती है तो इस तरह के जल भराव की स्थिति जो है या तस्वीर कहें वो बेहद आम होती है, जहां पर आपको गुरुग्राम में हर जगह पानी ही पानी, आपको जल भराव दिखेगा। हालांकि इस बार निगम का दावा है कि उन्होंने 170 छोटे बड़े पंपों को तमाम उन जगहों पर लगाया है जहां पर जल भराव होने की संभावना रहती है। ऐसे तकरीबन 79 पॉइंट्स को निगम की तरफ से आइडेंटिफाई किया गया है। इसके अलावा तमाम जो लोकल अथॉरिटी हैं, उसमें चाहे गुरुग्राम नगर निगम हो, GMD हो या फिर जिला प्रशासन हो, इनकी एक कोऑर्डिनेशन बैठक भी हुई है इसको लेकर। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने खुद जो है रिव्यू मीटिंग ली। इसके अलावा तमाम जो विभाग हैं, संबंधित विभाग हैं, जो कंसर्न विभाग हैं, उन्होंने भी जो है मानसून से पहले एक ड्रिल की ताकि किसी भी तरीके से गुरुग्राम में जल भराव ना हो। लेकिन इन तमाम मेहनत के बाद, तमाम कोशिशों के बाद नतीजा जो है वो आपके सामने है। तो ये है दिल्ली से सटा
वो गुरुग्राम जिसे साइबर सिटी या साइबर हब के नाम से जाना जाता है। वहीं देश की राजधानी गुरुग्राम के बिल्कुल बगल में है, एनसीआर का पार्ट भी है, बेहद अहम रोड भी है, लेकिन यहाँ की सड़कों पर पानी हर साल अपना कब्जा जमा लेता है। एक और बड़ी खबर गुरुग्राम से, गुरुग्राम के सोहना रोड पर भी घुटनों तक पानी भर गया। मुंबई को जोड़ने वाली सोहना रोड पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। जल जमाव के चलते ट्रैफिक स्लो हो गया, पानी में डूबकर ही गाड़ियों को इस इलाके से गुजरना पड़ा। इस वक्त हम गुरुग्राम के सोहना रोड पर मौजूद हैं और सोहना रोड का जो एलिवेटेड रोड है उसके ठीक नीचे एरिया मॉल के ठीक सामने हमारी मौजूदगी है। और यहां पर भी आप देखें तो जो पानी है वो घुटने से महज कुछ नीचे है और लगातार जो गाड़ियां हैं, जो ट्रैफिक है वो इस पानी से होकर गुजरने को मजबूर है। लगातार इस पानी की वजह से जो है एलिवेटेड रोड के नीचे जो सोहना रोड पर एलिवेटेड रोड बनाया गया है सीधा मुंबई के लिए, उस पर जो है लंबा ट्रैफिक है, गाड़ियों की रफ्तार जो है बेहद धीमी है, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल गुरुग्राम की ये सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ ड्रेनेज सिस्टम जो है वो इतना मजबूत नहीं है कि अगर कुछ घंटे बारिश हो जाए या 1 घंटा भी बारिश हो जाए तो उस बारिश का पानी को जो है अच्छे से निकासी दे दे और किसी भी तरह से जल भराव ना हो। और ये हर साल का यही रिजल्ट रहता है। लेकिन बावजूद इसके अगर सिविक बॉडी की हम बात करें तो सिविक बॉडी जो है वो किसी तरह का जो है काम उनका नहीं दिखता। जब भी बारिश होती है तो उससे पहले जो है बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो पोल जो है सिविक बॉडी की खुल जाती है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जो ट्रैफिक की रफ्तार है वो बेहद धीमी है, क्योंकि पूरी सड़क जो है वो जलमग्न हो चुकी है। आप मेरे ही पैरों की तरफ अगर नजर डालेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि तकरीबन कितना पानी जो है यहाँ पर सड़क पर भरा हुआ है, जिसके चलते जो राहगीर हैं वो अच्छे खासे जो है परेशान हो रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सिंगल लेन में जो है ट्रैफिक चल रहा है ताकि किसी भी तरीके से जो है गाड़ी पानी में ना फंसे। खासतौर पर ऐसे जल भराव के दौरान जो है सीवर के ढक्कन या फिर जो गटर है उनके ओपन रहने का डर बना रहता है। और तस्वीरें देखें तो यहाँ से गाड़ियां जो है धीरे धीरे निकल रही हैं, लेकिन लोग जो हैं अच्छे खासे परेशान भी हो रहे हैं। कुछ कमोबेश स्थिति जो है वो सड़क के दूसरी तरफ की भी है, वहां पर भी जो है इसी तरह का हाल है, जिसकी वजह से वहां पर भी दूसरी तरफ भी लंबा जाम लगा हुआ है। तो हर साल गुरुग्राम का सिस्टम सरेंडर हो जाता है। पहली ही बारिश में साइबर सिटी का हाल बेहाल हो जाता है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर आज लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। NH48 पर नरसिंहपुर के पास बड़ा गड्ढा हो गया। NH48 जो दिल्ली को जयपुर से जोड़ता है और ये काफ़ी बिजी रहता है। लोकल ट्रैवलर्स भी इसी से होकर अपने अपने काम में जाते हैं। कंप्यूटर्स यहाँ से रोज़ दफ्तर जाते हैं, लेकिन बारिश तेज़ होने और व्यवस्था लचर होने के कारण गुरुग्राम में लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश को लेकर गुरुग्राम प्रशासन ने क्या क्या तैयारी की, जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए गए, गुरुग्राम के कमिश्नर से बात की हमारे संवाददाता कुमार सोनू ने। इस बार क्या तैयारी है, क्योंकि मानसून की पहली बारिश में हमेशा जो है गुरुग्राम में जलभराव होता है, तो इस बार कितना तैयार है गुरुग्राम? देखिए, जैसे आपने देखा होगा पिछले साल से इस साल जो बारिश हुई, पहली बड़ी बारिश कल हुई थी, 80 mm उसमें बारिश हुई है। सुबह 8 बजे से लेके आज, कल सुबह 8 बजे से लेके आज सुबह 8 बजे तक जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का डेटा है। इसको लेके जैसे हमने लास्ट ईयर से एनालिसिस किया होता 155 पॉइंट्स था, उसमें से हमारे टैकल्ड कम्प्लीटली 95 पॉइंट्स हुए थे। और जहाँ पर लो लाइंग एरियाज था वहाँ के लिए हमने 170 पंप्स लगाए हुए थे। हमारी टीम जेईज, हमारे पार्षद और पूरी टीम सीनियर ऑफिसर्स फील्ड में ही थे, जिससे हमारे जल भराव की स्थिति में हमारा बहुत ही बेटर रिस्पॉन्स। और जो इश्यूज रह गए हैं अभी उसमें हम आगे काम करने लग रहे हैं। सर, नालों की या जो सीवर की है वो डीशिल्टिंग कितनी की गई है, कितना बजट इसमें रखा गया था इस बार के? देखिए, हमने बजट की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इसमें बजट जितना भी ज़रूरत हो वाजिब बजट हमने लगाया था। इसके अलावा जो हमारी ड्रेन्स की लेंथ है, हमने 500 किलोमीटर के आसपास इंस्पेक्शंस की थी। जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट थी डीसिल्टिंग की गई थी। कुछ एरियाज़ में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे होते हैं, तो कई बार बारिश एकदम से हो जाती है, उसकी प्रोजेक्शंस भी नहीं होती हैं, तो कई बार जो वहाँ की मिट्टी होती है वो क्लॉग कर देती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर डेथ हुई थी करंट लगने से, तो उस चीज़ के लिए नगर निगम ने 850 पोल्स पे PVC पाइप्स डाले थे ताकि प्रोटेक्शन रहे। तो होपफुली हम ये चाहेंगे कि कोई ऐसा हादसा ना हो जिससे किसी भी व्यक्ति की जान जाए। सर, छोटे बड़े कितने ऐसे पंप लगाए गए हैं जो कि कहीं पे भी जल भराव होता है तो उसका कोई रिस्पॉन्स, कोई QRT को अगर टीम आपने बनाई?
देखिए हमारी है ना GIS बेस्ड मॉनिटरिंग, इसमें क्या होता है कि हम रियल टाइम में मॉनिटर करते हैं। IIT गांधीनगर के साथ मिलकर हमारी प्रोजेक्शंस भी आती हैं कि कब हमारी बारिश हो सकती है, कहाँ हमारा पानी ज़्यादा भर सकता है। तो 170 जो पंप मैंने आपको बताए वो भी थे, डीसिल्टिंग भी कराई गई थी और टीम्स बनाई। तो मॉनसूनी आफत हरियाणा से महाराष्ट्र तक है। पुणे के वरंदा घाट पर बड़ा हादसा टल गया। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते घाट क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारी हालात का जायजा लेने पहुंचे थे, लेकिन उनके सामने ही अचानक पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर सड़क पर आ गया। अचानक हुए लैंडस्लाइड से मौके पर मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि अधिकारियों और बाकी लोगों ने समय रहते खतरे को भांप लिया और सुरक्षित जगह की तरफ भाग गए। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भी निचले इलाके पूरी तरह पानी की चपेट में आ गए। कई नदियां उफान पर हैं। बदलापुर जाने वाले रास्ते पर भी भारी जल जमाव हो गया। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नदी किनारे बसे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और आपदा प्रबंधन की टीमें भी अलर्ट मोड पर रखी गई हैं। वहीं मुंबई से सटे नाला सोपारा और वसई विरार इलाके में भी लगातार मूसलाधार बारिश के चलते जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। सड़कों पर घुटनों से लेकर कमर तक पानी है। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। तो वसई विरार की तस्वीरें आप देखिए, कैसे सड़कें तालाब बन गई हैं। कई निचले रिहायशी इलाकों और सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया, जिससे बाढ़ जैसे हालात नजर आने लगे। जल जमाव के चलते आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें वसई विरार महाराष्ट्र की, जहां सड़कें सैलाब यहां पर बस बह रहा है और अगले 1-2 दिन फिलहाल राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं। अगले कुछ घंटे के लिए मौसम विभाग ने बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है।